नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी एग्जाम 2026 के लिए हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूं। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समास की बात करते हैं। मैं आपको उत्तर पद और पूरब पद यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जो समास होता है इसके दो पद होते हैं। एक जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं मेरे साथी पूरब पद। पहले पद को पूरब पद बोलते हैं और दूसरे पद को क्या बोलते हैं, आपका उत्तर पद बोलते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, एक पूरब पद, एक उत्तर पद। जो पहला पद होगा उसको पूरब पद बोलेंगे और जो दूसरा पद होगा उसको उत्तर पद बोलेंगे। तो जिस भी समास में उत्तर पद प्रधान होगा उसको क्या बोलेंगे, आपका तत्पुरुष समास बोलेंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप तत्पुरुष जो समास है इसका एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है साथियों राजा का पुत्र। अच्छा, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र होता है। यहाँ जो पुत्र है, पुत्र क्या है, प्रधान है। देखो, बात किसकी हो रही है, राजा के पुत्र की हो रही है। क्योंकि जब पुत्र राजा की बात नहीं हो रही, राजपुत्र की बात हो रही है, तो पुत्र क्या है यहाँ पे, तो राजपुत्र कैसा समास है, क्योंकि पुत्र यहाँ पे प्रधान है तो दूसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास होगा। तो ये डिटेल से आपको याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो ये ऐसा समास होता है जहाँ पर ना तो पूरब पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद, जिसमें कोई सा पद भी, ना पहला पद ना दूसरा पद, कोई भी प्रधान नहीं होगा, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मतलब कि दोनों मिलकर तीसरे की बात कर रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा लंबोदर। लंबोदर किसको बोलता है, तो लंबा है जिसका उधर, तो यह है भगवान गणेश जी। तो भगवान गणेश जी क्या है, उनको लंबोदर बोलते हैं। तो बहुब्रीहि समास है जहाँ पर कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम रेंज में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, फ्री हैंड रिटन नोट्स के साथ हमारा क्रैश कोर्स बैच शुरू हो रहा है। तो साथियों, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ मंथ में 7876145409 इस सोमवार से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। अभी और आज ही हमारे बैच के साथ एनरोल हो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ऐप का लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का 5 से 6 टीचर इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप हर एक सब्जेक्ट लास्ट टाइम में बेहतरीन रिवीजन ये आपके जो बैच रहने वाला है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द्विगु समास क्या होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए भाई। तो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो पहला पद होता है, जो पूरा पद होता है वो संख्यावाचक होता है। मतलब कि पहला पद जो होगा, जो पहला जो शब्द होगा वो संख्याओं में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जैसे कि आपका चौराहा, अब आपने सुना होगा ना चौराहा। चौराहा क्या है, तो चौराहा का मतलब है 4 राहों का समूह। जैसे कि त्रिफला, तो त्रिफला भी क्या है, तो त्रिफला भी एक क्या है, द्विगु समास है। तो जहाँ भी पंचवक्त्र है, मतलब कि आपको डिटेल से याद रखना है, जहाँ भी पहले पद में संख्या की बात हो वो आपका द्विगु समास होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। द्वंद्व समास भी दिया है। इसमें क्या होगा कि जो पूरब पद होगा और उत्तर पद होगा, पूरब पद और उत्तर पद में दोनों ही जो है वो समान रूप से बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कि इनके बीच अक्सर या जो है या लगता है। ठीक है, अक्सर या तो अक्सर या इनके बीच में अक्सर और या लगता है, सॉरी, या तो और लगेगा बीच में या लगेगा। जैसे कि माता पिता, तो जहाँ भी आपको ये साइन दिख गया ना माता पिता वाला, ये द्वंद्व समास है। माता पिता के अलावा आपको दिख गया एक शब्द सुख दुख, सुख दुख, तो ये भी कैसा है, सुख दुख है। ठीक है, मतलब कि ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो मैंने जो भी ऑप्शन में थे इनके बारे में बहुत डिटेल से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। साथियों, तत्सम शब्द की बात हो रही है। तत् जमा सम, देखिए अर्थात जो संस्कृत भाषा के परिवर्तन के हिंदी के ज्यों त्यों में उपयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। मतलब कि संस्कृत के शब्द ही आजकल जो हिंदी में बोले जा रहे हैं उन्हीं को तत्सम शब्द बोलते हैं। तो मतलब कि अभी वो चेंज नहीं हुए हैं, सेम एज इट इज जो है वो ऐसे ही जो है वो हिंदी में आ गए, लेकिन जो है वो है शब्द वो संस्कृत के, तो उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। साथियों, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है, पहले तो पहचानना है।
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो तत्सम शब्द मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो साथियों देखिए, मोती, क्या मोती एक तत्सम शब्द है? जी नहीं, मोती एक तद्भव शब्द है और मोती का जो तत्सम होता है संस्कृत में इसको बोलते हैं मौक्तिक। ठीक है, उसी प्रकार आपका बात करूं मैं लौंग की, तो लौंग एक कैसा शब्द है? आपको लग रहा होगा लौंग तो एक जो है वो तत्सम शब्द है। नहीं, लौंग का जो तत्सम होता है ना वो लवंग होता है। ठीक है, तो लौंग भी एक तद्भव शब्द है। मतलब कि तद्भव क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से चेंज होकर हिंदी में बने हैं, उनको तद्भव बोलता है। एक तद्भव होकर एक तत्सम होता है, एक देशज होता है। ये तमाम आपको डिटेल से याद रखने हैं। साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि गोपाल, गोपाल आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गोपाल जो है एक मूल संस्कृत शब्द है और इसका अगर हम इसको तद्भव में बदले, गोपाल को हिंदी भाषा में बदल दें तो गोपाल का बनता है ग्वाल। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा जी, सितार का जो विदेश, सितार एक फारसी शब्द है, विदेशज शब्द है और ये हिंदी और संस्कृत का नहीं है बल्कि एक सितार एक फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कुछ तत्सम शब्दों की बात करते हैं। तो तद्भव शब्द आप समझ गए होंगे। तत्सम तो वही जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो कि अभी भी हिंदी में बिना किसी बदलाव के बोले जाते हैं। और उसी प्रकार आपका अगर मैं बात करूं आपका तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो है वो बदल कर अब हिंदी में आ गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। तद्भव और आपको तत्सम दोनों पता चल गए होंगे। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द के उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे कि आपका स्कूल है, डॉक्टर है, पेन है, टिकट है, पुलिस, कोर्ट, अफसर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार आपका फारसी भाषा के शब्द है जैसे चश्मा, दुकान, बाजार, कागज, गुलाम, गुलाब, दीवार, बीमार, गवाह, नमक, सितारे, तमाम शब्द जो है वो कैसे? फारसी भाषा के। तो तमाम शब्द आपको डिटेल से याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है? देखिए, अग्रज के विलोम शब्द की बात करें तो अग्रज का जो विलोम शब्द है वो आपका अनुज है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अग्रज का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पहले जन्म लेने वाला, मतलब बड़ा भाई। मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बना है। अग्र, अग्र होता है आगे और ज होता है जन्म। ठीक है, तो अनुज का जो अर्थ होता है वो बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई। तो अगर तो होगा आपका अग्रज, तो अग्रज का होता है अनुज। अग्रज होता है आपका अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और आपका जो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो दोनों बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, अक्षत क्या होता है? तो अक्षत होता है जो टूटा ना हो, बिल्कुल संपूर्ण हो, साबुत हो। तो इसका जो विलोम होता है, अक्षत का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा आपका शत या विशत। शत या विशत का मतलब होता है घायल या टूटा हुआ। ठीक है, तो अक्षत का होगा या शत होगा या विशत होगा। अच्छा, अतुल का क्या होगा? तो अतुल होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, मतलब असीमित या बहुत अधिक हो। लेकिन तुल्य होता है जिसको तोला जा सके, तो अतुल का विलोम तुल्य होगा। मैं जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में भी आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अच्छा, अटल का विलोम क्या हो सकता है? तो अटल का जो विलोम है वो है आपका, अटल होता है जो अपनी बात से, जो अपनी बात या स्थान से न हटे, बस स्थिर रहे, दृढ़ निश्चित रहे, तो वो अटल होता है। अटल आपने सुना होगा। लेकिन अटल का जो उल्टा है वो चंचल होता है, विचलित होता है, डामाडोल होता है। तो ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अब कई बार कुछ विलोम शब्द जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, 5-6 की बात करूंगा। जैसे कि आपका कई बार पूछा जाता है कि अपेक्षा का विलोम क्या हो सकता है? तो अपेक्षा का विलोम आपका उपेक्षा होता है। आपका आकर्षण का जो विलोम होता है, आकर्षण कैसे लिखते हैं? तो आकर्षण आपका सेम ऐसे जो है, तो आकर्षण का होता है विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का आपका विकर्षण होता है। ठीक है, आदि का अंत होता है। आपका जो है आयात का निर्यात होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। आलोक होता है आपका प्रकाश। तो आलोक का क्या होगा? अंधेरा, तिमिर। आलोक का क्या होगा? तिमिर। अमृत का विष होगा। आपका अनुराग का विराग होगा। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी विलोम शब्द परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका उत्थान का क्या हो सकता है? उत्थान है ना, किस चीज़ का उत्थान हुआ, तो फिर पतन भी होगा। तो उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। आपका कई बार पूछा जाता है कि उचित का क्या होगा? तो उचित का होगा आपका अनुचित। तो उचित का विलोम आपका अनुचित होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एकाग्र का क्या होगा भाई? तो एकाग्र का जो है आपका क्या होगा? चंचल होगा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि एकाग्र का चंचल होगा।
अच्छा, कटु का क्या हो सकता है? तो कटु का आपका मधुर विलोम शब्द होगा। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रय का विक्रय होगा, आपका गुरु का लघु होगा, ठीक है, शिष्य होगा, सॉरी गुरु का शिष्य होगा, गुप्त का प्रकट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक और विलोम शब्द जटिल का सरल। बहुत आसान होते हैं विलोम शब्द, लेकिन इनको सुनना होता है, इनको ध्यान से करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ग्रह जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? तो नहीं है पूछा है भाई। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका भद्रा। भद्रा जो है आपका ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ग्रह का जो अर्थ होता है या तो घर होता है या मकान होता है, निवास होता है। अब ग्रह के यहाँ पे जो आपके समानार्थी शब्द है, आपके जो पर्यायवाची शब्द है वो आपके कौन कौन से? भवन भी है, आपका आल्य भी बोला जाता है इसको, और निकेतन भी बोला जाता है। आपने सुना होगा शांति निकेतन, विद्यालय सुना होगा, भवन सुना होगा, तो ये तीनों ही मिल रहे हैं। लेकिन भद्रा जो है आपका किसका विलोम नहीं है? आपका ग्रह का पर्यायवाची ये नहीं है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। भद्रा का जो अर्थ है वो कल्याणकारी, गाय या एक विशेष नक्षत्र तिथि से होता है। ये घर का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, घर के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो मकान, भवन, आल्य, निकेतन, शाला भी बोल सकते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा पाठशाला। सदन भी बोल सकते हैं आप ग्रह को, सदन सुना है ना आपने, सदन। कुटी भी बोल सकते हैं, कुटी भी ग्रह का पर्यायवाची है। गे हो गया, आपका निलय हो गया, आपका धाम हो गया, धाम के अलावा आपका आशियाना हो गया, आपका एयन हो गया, आपका निकेत हो गया, आपका ओक हो गया, आपका वासस्थान हो गया। तो तमाम ये शब्द ग्रह के पर्यायवाची है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, ऐसे कुछ पर्यायवाची जो पटवारी परीक्षा में हो सकता है कि परीक्षा में पूछे जाएं। सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? सूर्य का देखो दिनकर है, सबको पता है दिनकर। दिनकर के अलावा दिवाकर, तो दिनकर हो है आपका, आपका दिवाकर है, आपका रवि है, आपका भानु है, ये आपका भास्कर है। भास्कर के अलावा आपका प्रभाकर है, आपका मार्तंड है, आपका सविता है, पतंग है, अंशुमाली है, आपका अर्क है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, सूर्य के पर्यायवाची में दिनकर आएगा, दिवाकर आएगा, भास्कर आएगा, प्रभाकर आएगा। जिसमें कर आ रहा है वो समझ लीजिए कि वो सूर्य का पर्यायवाची ऑप्शन में दिया है। लेकिन इसके अलावा रवि भी सूर्य को बोला जाता है, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है, सविता है, पतंग है, अंशुमाली है और अर्क है। मेरे भाई एक छोटी छोटी बातों को बेहतरीन तरीके से सुनना होता है। अच्छा, चंद्रमा, चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची बताऊं तो चंद्रमा को राकेश भी बोला जाता है, चंद्रमा को ही आपका मयंक भी बोला जाता है, चंद्रमा को ही आपका शशि भी बोला जाता है, आपका चंद्रमा को ही आपका कलानिधि क्या बोलते हैं साथियों? कलानिधि भी आपके चंद्रमा को बोला जाता है। आपके इंदु भी चंद्रमा को बोला जाता है। आपका हिमांशु है, आपका चंद्रमा तो खैर बोला ही जाता है। तो राकेश, मयंक, शशि, सुधांशु, हिमांशु, कलानिधि, निशापति, इंदु और चंद्रमा, ये सभी चंद्रमा के आपके क्या है? पर्यायवाची है। चलिए चंद्रमा के भी मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको सूर्य के भी बता दिए, चलो आकाश के भी बता दो। तो आकाश को क्या क्या बोला जाता है? तो आकाश के पर्यायवाची में मैं आपको थोड़े थोड़े बताऊंगा। तो आकाश को नभ बोला जाता है। आकाश के पर्यायवाची में ही आपका क्या क्या आता है? आपका गगन, सबको पता है कि गगन भी आकाश का पर्यायवाची है। अंबर, अंबर भी किसका पर्यायवाची? तो अंबर भी आपका आकाश का पर्यायवाची है। आपका व्योम, व्योम किसका पर्यायवाची? तो व्योम भी आपका आकाश का पर्यायवाची है। व्योम के अलावा आपका कई बार पूछा गया है शून्य, शून्य के अलावा आपका क्या है? आपका अनंत, क्या है? आपका अनंत है। आपका अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष भी है। तो आकाश के नभ, गगन, अंबर, व्योम, आपका शून्य, अनंत और आपका क्या है? आपका आसमान और अंतरिक्ष। तो तमाम बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी। अच्छा, बादल का बहुत बार पूछा जाता है। बादल को जलद, नीरद, इनको नोट कर लेना, बोर नहीं होना है, इनको पढ़ना है। देखो अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो इनको आप बोर नहीं होंगे, इनको लिखेंगे अपने पास। तो जलद भी बादल का है, नीरद भी बादल का है, तोयद भी बादल का है, पयोद भी बादल का है। पयोद भी किसका है? तो पयोद भी आपके बादल का है। आपका अम्बूद, अम्बूद भी किसका है? तो अम्बूद भी आपके बादल का है। अम्बूद के अलावा आपका मेघ है, घन है, वारिधर है, पयोधर है। वारिधर, पयोधर, ठीक है। नीरद आपका जलद, नीरद, तोयद, पयोद, अम्बुद, मेघ, घन, वारिधर और पयोधर, ये तमाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बादल के पर्यायवाची है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे बहुत सारे पर्यायवाची मेरे पास पड़े हैं और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हो तो इन सभी पर्यायवाची को हम बहुत डिटेल से आपको करवाने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। देखिए जातिवाचक नहीं है, ये बात आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो शिमला है वो आपका जातिवाचक नहीं है। अच्छा, शिमला जातिवाचक नहीं है तो क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जातिवाचक क्या होते हैं। तो साथियों, जब भी मैं बात करता हूँ जातिवाचक की, तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहाँ पर किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथियों, यहाँ पे शिमला कोई जातिवाचक शब्द नहीं। जानवर, बहुत सारे जानवर हैं, पर्वत, बहुत सारे पर्वत है, नदी बहुत सारे, मतलब यहाँ पे पूरी जाति की बात हो रही है। लेकिन शिमला कोई जाति थोड़ी है। क्या ऐसे ऐसे शिमला पूरी दुनिया में बहुत सारे, शिमला एक ही है। शिमला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आना था। तो जब किसी विशेष जानवर का नाम नहीं हो, जब किसी जो बल्कि दुनिया के सभी जानवरों को, पूरी जाति को दर्शाता हो, तो जानवर तो जातिवाचक ही हुआ। जानवर की बात हो रही है लेकिन पूरे जानवर जाति की बात हो रही है। पर्वत, ये भी बिल्कुल कैसा है, ये भी एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि एक यहाँ पे किसी पहाड़ या किसी हिमालय की बात नहीं हुई है। यहाँ पर बात हुई है पर्वत की, और पर्वत जो है वो क्या है, पूरे पहाड़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये भी एक जातिवाचक संज्ञा। नदी, अब नदी को ऐसा तो नहीं गंगा की बात कर रहा है, आपका यमुना की बात कर रहा है। तो यहाँ पे संपूर्ण नदियों की, संपूर्ण पर्वत की, संपूर्ण जानवरों की बात कर रहा है। तो इस तमाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शिमला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शिमला एक निश्चित स्थान है, एक ही शिमला पड़ता है, और शहर जो है वो शिमला शहर एक ही फेमस शहर है, इसीलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक है। और ऑप्शन नंबर ए इसीलिए मैंने पहले ही नज़र में इसको छाड़ दिया था कि इसका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है, इसमें आपके लगभग 16 मात्राएं होती है। चौपाई क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चौपाई हिंदी साहित्य का एक बहुत ही लोकप्रिय एक मात्रिक समछंद है। ठीक है, समछंद क्या होता है, तो चौपाई को यहाँ पे एक समछंद मैंने बोला। साथियों, समछंद का मतलब होता है कि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या बिल्कुल समान होती है। तो समछंद मतलब कि सभी चरण जो इसके होंगे उनमें जो मात्राओं की संख्या है वो बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। जैसे कि एक सामान्य चौपाई में कुल चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब कि पूरी चौपाई में 16 गुना 4 गुना 16 64 मात्राएं होती है। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कितनी मात्राएं यहाँ पे 16 मात्राएं हैं, है ना। जय कपीसती हूँ लोग उजागर, यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। उदाहरण के लिए ये चौपाई है आपके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर, है ना। तो उजागर, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं, यहाँ पे 16 मात्राएं हैं। तो ये चौपाई हुई मेरे दोस्त। तो तमाम बातें आपको याद रखनी है। और चौपाई में जो है वो प्रत्येक चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपकी 16 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो उसे क्या कहते हैं। देखिए ऐसा समस्त पद जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका बहुब्रीहि समास इसको कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऐसा पद जिसमें ना तो उत्तर पद प्रधान है, ना आपका पूर्व पद प्रधान है, ना पूर्व पद है, ना उत्तर पद है, ना पहला पद है, ना दूसरा पद, दोनों मिलकर तीसरे की ओर बात कर रहे हैं, उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो याद रखना है बहुब्रीहि समास की पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसका विग्रह करने पर अक्सर जो है वो वाला, वाली, जिसका, जिसके आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि अधिकतर इसमें आते हैं देवी देवताओं के नाम, पौराणिक पात्रों के पर्यायवाची शब्द, जैसे कि गजानन, तो हाथी के समान है जिनका मुख, गणेश जी। आपका लंबोदर, लंबा है जिनका उधर थोड़ी देर पहले बोला था, दशानन, 10 है जिनके आनन, है ना, 10 मुख वाले। चतुर्भुज, 4 है जिनकी भुजाएं, विष्णु भगवान। पीताम्बर, पीला है जिनका अंबर। तो ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तमाम साथियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे।